नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वर्ग एक सेकेंड काउंसलिंग को लेकर जो खबर सामने निकल कर आ रही है वह इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं। तो इस चैनल के माध्यम से आपको वर्ग एक पदवृद्धि संबंधी जो भी सटीक जानकारी सामने निकल कर आती है उसकी जानकारी दी जाती है, और यह जानकारी बिल्कुल सटीक रहती है। तो जैसा कि आप दोस्तों आप सभी को पता ही है कि वर्ग एक के जो अभ्यर्थी हैं, वेटिंग अभ्यर्थी हैं, वह लगातार पदवृद्धि का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ वेटिंग अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्हें ये लगता है कि जो छात्र मेरिट में आने के बाद रिजेक्ट हो गए हैं और तो उनका नंबर लग सकता है, तो इसी को लेकर वह बार बार डीपीआई जाते हैं और वेटिंग लिस्ट के बारे में पता करते हैं। तो वही छात्रों के द्वारा जो डीपीआई गए हुए थे, है ना, तो उन्हीं के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई है कि सेकेंड काउंसलिंग को लेकर डीपीआई का क्या विचार है और क्या विचार हो सकता है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि लगातार पदवृद्धि के लिए वर्ग एक की जो वेटिंग अभ्यर्थी है वह लगातार प्रयासरत है, और इसके लिए उन्होंने एटी एड़ी चोटी का जोर भी लगाया है। आंदोलन भी किए, भोपाल में, दिल्ली में भी आंदोलन किया, उज्जैन में भी आंदोलन करने की रणनीति थी, लेकिन उनकी रणनीति को उनकी परमिशन को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन वेटिंग अभ्यर्थी और वेटिंग बहनें, वेटिंग भाई और वे वेटिंग अतिथि शिक्षक जो लगातार पदवृद्धि के लिए प्रयासरत हैं, उनको बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहिए और वर्ग एक पदवृद्धि के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। तो अब आपको बताया, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यह लोक शिक्षण संचालनालय है ना, डीपीआई। तो आज वर्ग एक के कुछ वेटिंग अभ्यर्थी डीपीआई गए हुए थे, और ये वही वेटिंग अभ्यर्थी हैं जो बार बार डीपीआई क्यों जाते हैं, मैंने आप सभी को बताया है। क्योंकि ये वेटिंग अभ्यर्थी हैं जो वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए, पूछने के लिए डीपीआई बार बार जाते हैं। तो इन्होंने वेटिंग लिस्ट के बारे में भी जानकारी ली, है ना, तो और सेकेंड काउंसलिंग के बारे में भी जानकारी ली। तो इन्होंने जब वहाँ पे वेटिंग लिस्ट के बारे में पूछा तो वेटिंग लिस्ट के बारे में डीपीआई के द्वारा यही बोला गया कि अभी जो ईडब्ल्यूएस का केस लगा हुआ है, जब तक उसका निराकरण माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाता, जब तक कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जा सकती है। और जब निर्णय आ जाएगा माननीय उच्च न्यायालय का, है ना, और जिस प्रकार का निर्णय आएगा उसको, है ना, उसके अनुसार ही कोई भी कदम जो विभाग द्वारा उठाया जाएगा। तो और जब उन्होंने सेकेंड काउंसलिंग के बारे में पूछा कि सेकेंड काउंसलिंग के क्या चांसेस हैं, तो विभाग का सेकेंड काउंसलिंग के बारे में यही कहना है कि इसको लेकर अभी कोई भी प्रकार का विचार विभाग में नहीं चल रहा है सेकेंड काउंसलिंग को लेकर, है ना। और क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो जब ईडब्ल्यूएस का जो मुद्दा है वह जब शांत माननीय उच्च न्यायालय निर्णय दे देंगे तो उसके अनुसार जो भी विभाग निर्णय लेगा, है ना, तो उसके अनुसार वह जारी की जा सकती है। लेकिन सेकेंड काउंसलिंग को लेकर उनके द्वारा कोई भी बात नहीं की गई, सिर्फ यही कहा गया कि इसमें अभी विभाग का कोई विचार नहीं है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी को यह समझना चाहिए कि आपको जो वर्ग एक की सेकेंड काउंसलिंग है वह आपको लगातार प्रयास के द्वारा आपको बार बार शिक्षा मंत्री जी से मिलना पड़ेगा, बार बार आपको जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे मिलना पड़ेगा, प्रमुख सचिव से मिलना पड़ेगा, तभी जाके आपकी सेकेंड काउंसलिंग हो सकती है। लेकिन जो अभी सामने जो बात सामने निकल कर आ रही है विभाग के द्वारा, डीपीआई के द्वारा, कि अभी सेकेंड काउंसलिंग का कोई भी विचार नहीं है, है ना। तो इसको लेकर सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को
समझना चाहिए और अपनी एकता का प्रदर्शन करना चाहिए। और जैसा सभी को मालूम है कि जो रीवा के जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी, है ना, वे जो रीवा के वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनके पास जाते हैं तो उनका बिल्कुल सकारात्मक जवाब है ना, कि वह इस पर पहल करेंगे, है ना, और वेटिंग अभ्यर्थियों की बातों को वह सुन भी रहे हैं और इसके लिए उन्होंने फ़ोन भी लगाया है ना। और तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एक बार जो रीवा का प्रोग्राम है ना, रीवा में कोई आंदोलन नहीं करना है, ऐसा लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन आपको एक संख्या बल के साथ उप मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो आपकी पीड़ा है, जो आपकी न्याय संगत मांग है, उसको जरूर सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को रखना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर वो जब जब रीवा के 5 से 10 लोग जाते हैं तो उनका एक सकारात्मक जवाब रहता है। तो सोचिए कि अगर 100-200 लोग अगर रीवा पहुंच जाएंगे और वर्ग एक की जो उनकी पीड़ा है पदवृद्धि की, उसको जो उनकी न्याय संगत मांग है उसको जब अधिक संख्या बल के साथ वो उप मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, तो सोचिए कि कितना दबाव पड़ेगा और कितना सकारात्मक जवाब उप मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा सकता है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को बिल्कुल लगातार प्रयास करना चाहिए और जो आपके नेतृत्व करता है वह अगर रीवा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें सभी लोगों को सहयोग बढ़ चढ़कर देना चाहिए और वेटिंग बहनों को तो और बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। क्योंकि महिला सशक्तिकरण ही एक वह शक्ति है जो सरकार को यह बता सकती है कि ये कैसा महिला सशक्तिकरण है कि अपने अधिकार के लिए महिला शक्ति सड़कों पर भीख मांग रही है, दंडवत हो रही है। तो बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ेगा और आपकी पदवृद्धि बिल्कुल हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको यह बहुत ही अच्छा एक मौका है रीवा जाकर उप मुख्यमंत्री के सामने अपनी पीड़ा को बताने का, है ना, जो क्योंकि जो आपकी मांग है वह न्याय संगत है और उसको उप मुख्यमंत्री जी जरूर सुनेंगे, है ना। क्योंकि उप मुख्यमंत्री का दर्जा जो होता है वह कैबिनेट मंत्री से ऊपर होता है और अगर उप मुख्यमंत्री जी कोई भी बात अगर कैबिनेट मंत्री को बोलेंगे तो वह उसको एकदम से मना नहीं कर सकते हैं। इसलिए सभी लोगों को रीवा में जाकर उप मुख्यमंत्री जी से जरूर मिलना चाहिए। और भोपाल तो आप इतने बार गए, एक बार रीवा जाकर आपको उप मुख्यमंत्री जी से सभी लोगों को जरूर मिलना चाहिए, वर्ग एक के अभ्यर्थियों को। तो यह जो जानकारी है सामने निकल कर आई है जो सभी लोगों को देना जरूरी थी, है ना। और जो ये बार बार डीपीआई जाते हैं यह वही अभ्यर्थी हैं जिनको ये लगता है कि जो कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं, है ना, उनके स्थान पर इनकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि पद वृद्धि ही एकमात्र उपाय है वेटिंग क्लियर होने का। तो वेटिंग क्लियर तभी होगी जब पदवृद्धि होगी। इसलिए सभी जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनको रीवा जाकर एक प्रयास जरूर करना चाहिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।